तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2019 में मोदी के रथ को कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी आज दिल्ली में है। इस समय एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। इससे पहले संसद भवन वो पहुंची, जहां उन्होंने कई पार्टियों के अहम नेताओं से मुलाकात की। इनमें शामिल है शिवसेना सांसद संजय राउत। संजय राउत के साथ मुलाकात में स्वाभिमानी शेतकारी संगठना के राजू शेट्टी भी शामिल थे। ममता टीआरएस तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी टीआरएस सांसद कल्वाकुंतल कविता से भी मिली। वाइस चौधरी की अगुवाई में टीडीपी का शिष्टमंडल भी ममता से मिला। डीएमके सांसद कानिमोई से भी ममता ने मुलाकात की। तस्वीरें हम आपको उस मीटिंग की ही दिखा रहे हैं जिसमें एनसीपी नेता शरद पवार के साथ ममता बनर्जी की ये मुलाकात, और माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की गठन की तैयारी जोरों पर। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी से ये भी पूछा गया कि क्या वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी, तो ममता बनर्जी ने इस पर जवाब दिया कि सोनिया गांधी की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएंगी उनसे भी मुलाकात हो सकती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या माने, जो तीसरे मोर्चे की गठन की तैयारी चल रही है, ये गैर कांग्रेसी होगा? क्योंकि अभी तक तो मुलाकात हुई नहीं है सोनिया गांधी से, और आगे अगर ममता बनर्जी मुलाकात करती हैं तो क्या संभावना बन सकती है? देखिए, बिल्कुल ये जो तीसरे मोर्चे की गठन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर ये जरूर है कि कुछ दल चाहते हैं कि कांग्रेस से डिस्टेंस रखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी के साथ डिस्टेंस है, जिसके अंदर टीआरएस जब ममता बनर्जी से मिले, टीआरएस के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जब ममता बनर्जी से मुलाकात की थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि थर्ड फ्रंट की बात होगी, लेकिन उसमें कांग्रेस को दूर रखा जाएगा। प्री पोल कांग्रेस के साथ कोई ऐसा जो है गठबंधन नहीं किया जाएगा, और इसीलिए अगर आप आज देखें तो ममता बनर्जी ने जितने नेताओं से मुलाकात की है वो सारे थर्ड फ्रंट के वो नेता हैं जो कभी ना कभी थर्ड फ्रंट में रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई संकेत ना आया, ना ममता बनर्जी ने ये कहा कि इस बात को जरूर टाला कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और अगर उनकी जब तबीयत ठीक होगी तब देखा जाएगा कि मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो मुलाकात हुई उस पर जो तमाम दलों के नेता इसमें शामिल हुए, पहले भी कई नेता इसमें से ऐसे थे जो कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन आज जब मीटिंग हुई तब किस तरह की चर्चा हुई, कहां तक आगे बात बढ़ी, क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, डिस्कशन यही हुआ कि पार्लियामेंट फोरम पर कैसे एक साथ रहना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके ऊपर कैसे आगे आना होगा, क्योंकि टीआरएस जो है वेल में आके हंगामा कर रही थी। टीडीपी चाहती है कि उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनाने के लिए ममता बनर्जी को सेंट्रिक रखकर जो है आगे की रणनीति बनाई जा रही है, और इसीलिए ममता बनर्जी कोलकाता छोड़कर दिल्ली आई है, और ये माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन वो यहीं रहेंगी, और इसी तरीके से जो नेता हैं अलग अलग दलों के उनसे बातचीत करके बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। आपका आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन रुक करेंगे अब कर्नाटक का, क्योंकि आज कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, लेकिन इसी के साथ एक विवाद भी खड़ा हो गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने चुनाव की तारीख को लेकर ट्वीट कर दिया था। इत्तेफाक ये कि मालवीय की बताई तारीख सही निकली। कांग्रेस ने मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कर्नाटक में 12 मई 2018 को चुनाव होंगे, 18 मई 2018 को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने अभी कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया था कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस ट्वीट के जरिए पूरे देश को चुनाव की तारीख के बारे में बता दिया। अमित मालवीय के ट्वीट पर जैसे ही पत्रकारों की निगाह गई, पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवालों की झड़ी लगा दी। इलेक्शन कमीशन की औपचारिक ऐलान से पहले ही करके पॉलिटिकल पार्टी का इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। बहरहाल, जब चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो अमित मालवीय की चुनाव तारीख की भविष्यवाणी तो सही साबित हुई, लेकिन मतगणना वाली तारीख गलत निकली। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि मालवीय ने 12 मई को चुनाव की बात कही थी और चुनाव आयोग ने उसी तारीख का ऐलान किया। बीजेपी से महज मालवीय की अटकल बता रही थी, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने
बीजेपी को सुपर इलेक्शन कमीशन बताते हुए अमित शाह और अमित मालवीय पर कार्रवाई की मांग कर दी। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, चुनाव आयोग से पहले कर्नाटक चुनाव की तारीख का ऐलान कर बीजेपी सुपर इलेक्शन कमीशन बन गई है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की परीक्षा है। क्या चुनाव आयोग की गोपनीय जानकारी लीक करने के लिए चुनाव आयोग बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को नोटिस जारी करेगा और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा? अरे इसको लेके क्या कह सकते, 11 बजे ही अगर अनाउंस होता है, सबसे पहले अगर बीजेपी के एक आईटी सेल वाले को मालूम होता है तो इसका मतलब बीजेपी पार्टी ही तय करके भेजी है डेट्स, ऐसा होता है। इसीलिए अगर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियलिटी से जुडिशियसली अगर काम करना चाहती है तो ऐसे चीज़ों को लीक होने से या ऐसे लोगों को बताने से वो दूर रहे। इससे पता चलता है कि जनतंत्र अस्तित्व में है कि नहीं। अगर कोई उसे चुनाव के पहले घोषित कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तो मैच फिक्सिंग हो गया। मतलब इलेक्शन कमीशन से भी वो बढ़कर रहे, तो या तो इलेक्शन कमीशन उनके डायरेक्टिव्स पे चल रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। एंड दैट इज रियली अनफेयर फॉर द डेमोक्रेसी। बहरहाल चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। आज तक के सवाल के जवाब में आयोग ने कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार पर। लोग अटकलें लगाते हैं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि अमित मालवीय सटीक अनुमान लगाने में कामयाब रहे, लेकिन अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा नेता इस तरह का ट्वीट करे तो सवाल तो उठेंगे ही। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग से पहले किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अधिकारी अपने ट्विटर हैंडल से कर दे। हालांकि अमित मालवीय ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया और चुनाव आयोग ने यह आश्वासन भी दिया है कि इस मामले की गहराई से जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि इसको लेकर बवाल होगा और ये बात भी निश्चित है कि इसको लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगी। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बने कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए 15 मई तक इंतजार करना होगा। हालांकि कर्नाटक में एक ही चरण में 12 मई को वोट डाले जाएंगे। Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. इसी के साथ चुनाव आयोग ने कर्नाटक के चुनावी कुरुक्षेत्र का शंखनाद कर दिया। भारत माता की, अब इस कल्चर की देश को जरूरत नहीं। 224 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। कर्नाटक चुनाव की अहम तारीख को नोट कर लीजिए। 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। 24 अप्रैल तक प्रत्याशी पर्चा भर पाएंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। 12 मई को वोट पड़ेंगे और 15 मई को मतगणना होगी। It is single phase election with notification on 17th April 2018. Last date of nominations 24th April. Last date for withdrawal of candidatures is 27th April 2018. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. चुनाव आयोग के मुताबिक आज ही कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के व्यापक इंतजाम का भी चुनाव आयोग ने दावा किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 28 मई से पहले सारी प्रक्रिया पूरी होगी। वोटिंग में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएगा। चुनाव में 56,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 450 से ज्यादा बूथों की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। दिव्यांगों महिलाओं के लिए बूथों पर खास इंतजाम किए जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। As you know, for candidates in Legislative Assembly, the ceiling on expenditure is 28 lakhs in Karnataka. Use of loudspeakers also is regulated to
ensure that people can sleep in night, that it cannot be used between 10 p.m. and 6 a.m. चुनाव आयोग ने तो बिगुल फूंक दिया है, अब बारी राजनीतिक दलों की है, जिनके लिए ये साख की लड़ाई है। परिणाम आए तब देखना, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेगी और कर्नाटक में सरकार होगी। लोग विकास को वोट देंगे, पोलराइजेशन को, धर्म के नाम पे धर्म को डिवाइड करने के लिए या समाज को डिवाइड करने वाले लोगों को वहाँ लोग वोटर मतदाता तिरस्कार करेंगे। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई है। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को साकार करने के लिए जहां बीजेपी के लिए ये बड़ा मोर्चा है, वहीं एक के बाद एक ढहते किले को बचाने के लिए कांग्रेस का बड़ा इम्तिहान है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित मालवीय के ट्वीट पर उठे बवाल के बाद दोपहर 2:30 बजे बीजेपी का एक दल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस मामले में मालवीय के बचाव करने का फैसला किया है और बीजेपी का ये कहना है कि टीवी न्यूज चैनल देखकर अमित मालवीय ने अटकलों वाला वो ट्वीट किया था। तो सफाई आई है बीजेपी की ओर से अमित मालवीय के ट्वीट को लेकर। हालांकि अमित मालवीय ने ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेगी और अमित मालवीय के बचाव के पक्ष में वहां पर अपनी बात कहेगी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आगे देखिए सास बहू और बेटियां, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।